सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। देहरादून में होलियारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की भेंट। सीएम धामी को होली की दी शुभकामनाएं। कुमाऊं की पारंपरिक खड़ी और किया गायन प्रस्तुत। आगामी बजट को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बयान। कहा, जनता को ध्यान में रखकर तैयार किया बजट। देहरादून में अग्निवीर योजना पर राजनीतिक बहस। हरक सिंह रावत ने योजना को बताया खतरा। योजना को समाप्त करने की मांग। टिहरी में 6 से 9 मार्च लगेगा लेक फेस्टिवल 2026। साहसिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार और देवप्रयाग दर्शन भी शामिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरम्या ब्रिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा और रोजगार तक उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा योजना के तहत 33,000 से अधिक बालिकाओं खातों में डीबीटी के माध्यम से 1 अरब 45 करोड़ 93 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की है। वहीं आपको बता दें कि योजना के तहत जन्म पर 11,000 और 12वीं पास करने पर 51,000 रुपए की सहायता दी जाती है। अब तक लाखों बेटियां इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण भी दिया जा रहा है। मेरा नाम ऋषिका जोशी है। मैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर रही हूँ और सर नंदा गौरा योजना की वजह से ही मैं आज फॉरेंसिक साइंस कर पा रही हूँ, क्योंकि इसकी फीस मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इस योजना के माध्यम से जो धनराशि मुझे प्राप्त हुई है उसी की वजह से आज मैं ये कोर्स कर पा रही हूँ और आगे चल के आत्मनिर्भर बन सकती हूँ। 51,000 रुपये मुझे मिली है। मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और जब धनराशि मुझे मिली है तो सर अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई है सर। मेरा नाम रूही अंसारी है। मैं डीएवी कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं वहाँ से बीएससी कर रही हूँ। मुझे इस योजना से काफ़ी लाभ मिला है, जिससे मैं अपनी आगे की शिक्षा पूरी कर पा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स की इतनी एफर्ट नहीं कर पा रहे थे कि जिससे वो मेरी फीस पे कर सके। इस योजना से मैं अपनी आगे की शिक्षा कंप्लीट कर पा रही हूँ। इससे मुझे 51,000 रुपये मिले हैं और मैं अपनी शिक्षा कंप्लीट कर पा रही हूँ उसके द्वारा। हल्द्वानी में सड़कों पर खुदे गड्ढों की वजह से 2 लोगों की मौत के बाद शहर में चल रहे विकास कार्यों पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों के बढ़ते आक्रोश के बीच शासन से अपर कार्यक्रम निदेशक विनय मिश्रा हल्द्वानी पहुंचे हैं और एडीबी सहायतित परियोजनाओं को स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी नई जगह पर खुदाई नहीं की जाएगी। पहले जो काम अधूरा है उसे प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की खुदाई शुरू होगी। साथ ही उन्होंने सभी निर्माण स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए हैं ताकि भविष्य में कोई हादसा न हो। और दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ललित जोशी ने विनय मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शहर के लोग लगातार गड्ढों से परेशान हैं और बिना एक परियोजना पूरी किए दूसरी शुरू कर दी जाती है, जिससे पूरा शहर खुदा हुआ पड़ा हुआ है। देखिए, आप सब लोग भी मीटिंग में मौजूद थे। यूएसडी के डायरेक्टर साहब भी आए थे, कुलदीप जी भी वहां थे, मैडम भी वहां पर थी। वहां पर एक लंबी मीटिंग हुई, इसमें आज ये बात हुई है। हमने उनको एक सुझाव दिए। हमने कहा सबसे पहले तो कार्य का निर्धारण हो कि कौन सा कार्य पहले होगा और पहले वहां पर एक एडवर्टीजमेंट कर दिया जाए जिससे कि लोग मानसिक रूप से तैयार हो सकें। ये नहीं कि एक गली खोदी, दूसरी गली खोदी, तीसरी गली खोदी, सब गली आधी कर दी और फिर पूरा हल्द्वानी उधड़ करके फेंक दिया। इस पर उन्होंने आज डायरेक्टर साहब ने इस बात को कहा है। उन्होंने कहा ही नहीं, अब हम इसको 5 से 10 गली, आप लोग उपस्थित है, आप लोगों के सामने ही कहा है कि 5 से 10 गलियों को हम लेंगे और पहले उनका काम करेंगे पूरा, उसके बाद हम अगली गलियों में जाएंगे। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि 2 दुखद मौतें भी हो चुकी हैं। सबको पता है पूरा हल्द्वानी का जो हाल है, आप देखते आ रहे हैं।
इसका यही एक निर्णय है। आज जो बात हो रही है कि जो है कुछ लोग अभी मिलने आए हैं प्रतिनिधिगण, उसमें से एक बात मुख्य रूप से आई है जो असुविधा और जो कहीं कहीं थोड़े एक्सीडेंटल जोन बने हुए हैं, हमें उस पर ध्यान देने की बात है। और हमने आज उसमें एक निर्णय लिया है, निर्देश जारी कर दिए कि होली तक वो जो काम गैप मिसिंग लिंक है उनको पूर्ण कर लिया जाए और अगले 2 माह में कम से कम जो नए काम है हम उनको ना करके हम कमिश्निंग पे ध्यान दें और जो सड़कें खुदी हुई हैं उनको हम पहले पूर्ण करें। हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कार भी बरामद की है, जिसमें सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। सीओ हल्द्वानी अमित कुमार सैनी ने बताया है कि मामला 24 फरवरी की देर शाम का है, जहां काठगोदाम कोतवाली क्षेत्र रहने वाले किशोरी सामान लेने दुकान पर गई थी। इस दौरान पास के रहने वाले 2 युवकों ने किशोरी को बहला फुसलाकर कार में बैठा लिया और हैडा खान रोड ले गए, जहां जंगल किनारे दोनों ने कार में किशोरी के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। घटना के बाद दोनों युवकों ने किशोरी को उसके घर पर छोड़ दिया। पुलिस ने पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। काठगोदाम क्षेत्र में एक सूचना मिली थी जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ 2 लड़के मोहित और प्रदीप जो उनके पड़ोस में किराए पर रहते थे, टैक्सी चलाते थे, लड़की को बहला फुसला के और नशे का सेवन करा के उसके साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया था। उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा के लिए हेली सेवा का टेंडर अंतिम चरण में है, जो कि 5 मार्च के आसपास खुलने की संभावना है। बता दें कि इस प्रक्रिया को डीजीसीए के सुरक्षा मानकों के तहत पूरा किया जा रहा है, ताकि उड़ान संचालन अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सके। यात्रा के दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ में 2 नए एटीसीएस स्थापित किए जाएंगे। साथ ही लाइव ट्रैकिंग डिवाइस, कॉमन ग्राउंड हैंडलिंग व्यवस्था और मौसम की सटीक जानकारी के लिए उपकरणों की स्थापना भी जारी है। चारधाम यात्रा को लेके जो हमारे टेंडर हैं वो अब उसका कॉरिजेंडम जारी होने के बाद 5th को ओपन होने की पॉसिबिलिटी है। और साथ ही जो डीजीसीए द्वारा डायरेक्शंस दिए गए थे यात्रा के सेकंड फेज में उनको कंप्लाई किया गया था। पीटीजेड कैमरा लगे थे या कंट्रोल रूम्स और वो सारी चीजें हम लोगों ने उस टाइम में एस्टेब्लिश की थी। तो सिमिलर लाइन पे इस बार भी यात्रा में हम लोग सहस्त्रधारा, सिरसी और इसके साथ में केदारनाथ और बद्रीनाथ जी में भी एटीसी हमारे बनने हैं। तो उन सब के लिए हमारे प्रोसेस चल रहा है। साथ ही लाइव ट्रैकिंग को लेके भी उनके डायरेक्शंस आए हुए हैं। के रूट का जो पब्लिकेशन होना है उसके लिए भी हम लोगों की प्रोसेस ऑनगोइंग है। तो इस तरीके से मल्टीपल एस्पेक्ट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। देहरादून में आगामी 4 धाम यात्रा 2026 को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग उत्तराखंड ने तैयारियां तेज कर दी है। यात्रा मार्ग पर वाहनों की निगरानी के लिए कुल 7 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां दस्तावेजों और वाहनों की सघन जांच की जाएगी। ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को और डिजिटल और सरल बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें, श्रद्धालुओं को ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा मिलेगी और ग्रीन कार्ड बनते ही डाउनलोड लिंक व्हाट्सएप और एसएमएस पर भेजा जाएगा। इसमें जो हमारी 4 धाम यात्रा 2026 जो होगी उसको सकुशल और सेफ बनाने के लिए परिवहन विभाग अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, जिसमें हमारी बॉर्डर पे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी चेक पोस्ट जो लगेंगी, लगभग टोटल 7 चेक पोस्ट लगेंगी हमारी। और ग्रीन कार्ड जो सॉफ्टवेयर है उसमें कस्टमाइजेशन के लिए लगभग हमारा काम पूरा हो चुका है और इस बार 2 सुविधाएं हम इसमें देने जा रहे हैं। पहला जो पेमेंट होगा वो QR कोड के थ्रू भी हो सकेगा, जो पहले सिर्फ नेट बैंकिंग के थ्रू होता है। और दूसरा, अगर किसी का ग्रीन कार्ड बन जाता है तो व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से उसके पास लिंक जाएगा और उसमें भी वो अपना ग्रीन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। कुंभ मेला 2027 से पहले साधु संतों के अखाड़ों में गुटबाजी देखने को मिली है। आपको बता दें कि हरिद्वार में मेला प्रशासन द्वारा आयोजित बैठक में महज 5 सन्यासी अखाड़ों के संत शामिल हुए हैं, जहां मीटिंग के दौरान महानिर्वाणी, निर्मल बैरागी और उदासीन अखाड़ों के साधु संत अनुपस्थित रहे हैं। गौरतलब है कि
प्रयागराज कुंभ मेले में अखाड़ा परिषद की गुटबाजी खुलकर सामने आई थी, जिसमें अखाड़ा परिषद, निरंजनी गुट और महानिर्वाणी गुट में दो फाड़ हो गया था। हालांकि मीडिया से बात करते हुए साधु संतों ने सभी 13 अखाड़ों में एकजुटता का दावा किया है और कहा है कि अगली मीटिंग में सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कहना चाहूंगा कि हमारे श्री में दुर्गादास जी महाराज है, मेरी उनसे वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा महाराज जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं प्रयागराज में हूँ। ऐसे कई महात्माओं की अपनी अपनी दिक्कत थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। और जो आने वाला जो समय, जो आने वाली जो मीटिंग होगी उसमें सभी संत महात्मा उपस्थित होंगे। देखिए आज आपने देखा सभी अखाड़े बैठे, मैंने कहा ना सबसे बड़ा देश का अखाड़ा जूना अखाड़ा हमारे पचहरी जी महाराज बैठे हुए है। यहाँ आह्वान अखाड़ा बैठा हुआ है, आपने देखा होगा हमारा अग्नि अखाड़ा बैठा हुआ है। नासिक में अभी हमने अखाड़ों का पूजन करवाए थे और वहाँ सभी अखाड़ों में पूजन हुआ और यहाँ भी शीघ्र नवरात्रों के बाद कभी भी बैठक होगी और उस बैठक में जो इस बैठक में आपको नहीं दिख रहे हैं, अगली बैठक में दिखेंगे। जो बिंदु थे जिसके बारे में आज ये बैठक बुलाई गई थी, एक तो हम लोग क्योंकि अब आगे जब जाएंगे तो लैंड अलॉटमेंट का है, फिर किस तरह से अमृत स्नान होने हैं, किस तरह से पेशवाइयां आनी है, उन सब पे पूरा डिस्कशन हुआ आज और काफी अच्छी बैठक रही और जितने भी सुझाव आए हमने ले लिए हैं और उसके आगे हम कार्रवाई। अभी काफी अखाड़े आए हैं यहाँ पे, ज्यादातर सारे अखाड़ों को हमने सूचना भी दे दी थी, लेकिन कुछ लोग इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि होली का भी टाइम है और दूसरा कुछ लोग कहीं बाहर भी थे। देहरादून में रिस्पना नदी किनारे बसी कॉलोनी के 114 परिवारों को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अंतिम नोटिस जारी किया है। नोटिस में परिवारों से नगर निगम द्वारा बनाए गए आवासीय फ्लैट्स में जल्द शिफ्ट होने को कहा गया है, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी के अनुसार यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है और बरसात में जनहानि का खतरा रहता है। सभी लाभार्थियों को फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं। क्षेत्र खाली होने के बाद इसे ग्रीन एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा। 114 परिवार हैं और वो लोग चूंकि जो फ्लड प्लेन एरिया यानी जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है उसमें रह रहे हैं और कभी भी बारिश के समय या बाढ़ के समय ये जीवन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, जनहानि की आशंका है। तो सुरक्षित जगह पर नगर निगम के द्वारा उनको देने के लिए आवास बनाए गए हैं। उस आवास का आवंटन भी जो लाभार्थी उनको कर दिया गया है। इसके बावजूद कई बार हम लोगों ने कहा भी, नोटिस भी दिया एमडीए के स्तर से कि आप लोग मकान को जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है उसको छोड़ करके जो आवंटित मकान है उसमें प्रवास करें, ताकि जहां पर रह रहे हैं उसको हम लोग एक ग्रीन एरिया के रूप में विकसित करेंगे और भविष्य में वहां पर कोई अतिक्रमण न हो। लालकुआ में फायर सीजन को देखते हुए तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की टांड में रेड अलर्ट मोड में है। वहीं आपको बता दें कम वर्षा कारण वनागिन की आशंका के चलते वन विभाग ने व्यापक तैयारियां की है। वहीं रेंजर रूप नारायण गौतम ने कहा है कि सभी B2 में अतिरिक्त फायर वॉचर तैनात किए गए हैं, फायर लाइन बनाए गए हैं और आग फैलने से रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित की गई है। वहीं रेंज कार्यालय में क्रू स्टेशन स्थापित किया गया है। ये फायर सीजन हमारा शुरू हो चुका है 16 फरवरी से और हमारे द्वारा रेंज की जो मुख्य मार्ग हैं उसको चार तरफ 10-10 मीटर चौड़ी फायर लाइनें काटी गई हैं, प्लाटों की फायर लाइनें काटी गई हैं, जो जंगल वन मार्ग हैं उनको दोनों साइड फायर लाइनें काटी गई हैं और जो हमारे सागौन के एरिया है उसमें हम कंट्रोल बर्निंग कर रहे हैं। और हमारे द्वारा जो हमारे क्रू स्टेशन है सभी क्रू स्टेशन में 2-2 फायर वॉचरों की तैनाती कर दी गई है, जो लगातार क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर कहीं कोई आग लगती है तो उस पर हम प्रभावी नियंत्रण करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, इस बार राज्य सरकार ने इस वनाग्नि को आपदा घोषित कर दिया है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए
मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड और इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां माता बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को UCC उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 1 वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे UCC कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता।
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर ब्लॉक और देवप्रयाग में बढ़ते गुलदार संघर्ष को लेकर नरेंद्रनगर वन प्रभाग ने मलेथा स्थित एक निजी होटल में कार्यशाला आयोजित की है। तो वहीं इस कार्यशाला में वन विभाग की जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और मीडिया विशेषज्ञों ने वन्य जीव मानव संघर्ष के समाधान पर चर्चा की है। बता दें कि इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ममता देवी ने स्वच्छता और सतर्कता पर बल दिया है, जबकि विधायक विनोद कंडारी ने त्वरित प्रतिक्रिया टीम के गठन का मुद्दा विधानसभा में उठाने की घोषणा की है। जो ये आज बैठक वन विभाग नरेंद्रनगर ने जो द्वारा आयोजित की गई है, इसमें आज जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था, क्योंकि आप देखिए कि वन्य जो गुलदार या चाहे भालू हो, इसके बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं और इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, इसको लेकर आगे एक वर्कशॉप आयोजित किया। मैंने कहा इस बात को मैं हमारे विधान दल की बैठक होती है, मैं उसमें रखूंगा, इसमें एक अलग टीम गठित की जाए। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा, माननीय वन मंत्री से भी बात करूंगा और ये बहुत पूरे टिहरी जिले की बात नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो नई टीम जो इसके लिए स्पेशल एक जो फॉरेस्ट की टीम बनाई जाए, जो केवल इन जैसे गुलदार के संबंधित जो काम करे, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट सब होते हैं। लिविंग विद लेपर्ड प्रोग्राम जो चला रहे हैं नरेंद्रनगर वन प्रभाग में 2021 से चला रहे हैं, इसमें कैसे हम जनमानस को समझाए, अवेयरनेस दिलाए कि लेपर्ड जो गुलदार है, जो यहाँ पे गुलदार और मानव का संघर्ष का घटना बढ़ रहे हैं, इसको कैसे कम किया जाए और कैसे हमारा व्यवहार चेंज करे ताकि ये घटनाएं कम होते जाए। इसका एक स्टेक होल्डर मीटिंग वर्कशॉप कराया गया था, जिसमें माननीय विधायक देवप्रयाग और हमारे जो नगर पालिका कीर्तिनगर नगर पालिका देवप्रयाग के भी अध्यक्षगण यहीं पे हमारे साथ सम्मिलित हुए और साथ साथ में हमारे जो वन पंचायत के अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायत के सदस्य लोग हैं और टीचर्स और बाकी भी जनमानस जो यहाँ इस स्टेक होल्डर मीटिंग में सम्मिलित हुए। इसमें हमारे जो तितली ट्रस्ट है और WCS जो महाराष्ट्र का एक NGO है, जो वहां पे बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में जनपद चंपावत से आए होलियारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की है, उन्हें होली की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान जो है होलियारों ने कुमाऊं की पारंपरिक खड़ी और बैठकी होली को लोकगीतों का सुंदर गायन प्रस्तुत किया है। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने होलियारों का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड की होली हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। कैबिनेट मंत्री सुबोध दुनियाल ने आगामी बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 9 तारीख से बजट संबंधी प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है और इस बार का बजट राज्य की जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो वहीं खास तौर पर युवाओं, किसानों, महिलाओं और समाज में हर वर्ग की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। बजट मंच के अंदर इसकी शुरुआत की जा रही है। निश्चित रूप से राज्य की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित बजट हो रहा है, जिसमें नौजवानों से लेके, किसानों से लेके, महिलाओं से लेके हर वर्ग के ध्यान की चिंता करते हुए ये बजट को लाया जा रहा है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।